नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुदालियर कमीशन, जो कि उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। तो आप सभी लोग जुड़े रहें इस चैनल से। इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी राधाकृष्णन आयोग को पढ़ लिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा और आप राधाकृष्णन आयोग को देखिए एवं फिर सेकंड टॉपिक मुदालियर कमीशन पे आइए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं मुदालियर कमीशन के बारे में, इनको आप देख लीजिए और यहाँ पे जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है उसको नोट डाउन ज़रूर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम जानने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर कमीशन के बारे में, जो कि 1952 में गठित हुआ था। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। स्वतंत्र भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में अत्यंत द्रुत गति से परिवर्तन हो रहे थे। इन परिस्थितियों में समन्वय की स्थापना के लिए माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया। इसलिए 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी CABE ने भारत सरकार को एक आयोग नियुक्त करने का सुझाव दिया। सन 1951 में उसने अपने सुझाव की यह कहकर पुनरावृत्ति की कि माध्यमिक शिक्षा एक मार्गी यानी यूनिलैटरल है और उसे ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के समक्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने अथवा नौकरी खोजने के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है। यानी इसीलिए माध्यमिक शिक्षा में पढ़ रहे हैं ताकि कोई नौकरी मिल जाए। अतः माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि विद्यार्थी अपनी अभिरुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार माध्यमिक शिक्षा से लाभान्वित हो सकें। बोर्ड ने सुझाव से संतुष्ट होकर भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। अध्यक्ष के नाम पर इस आयोग को मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपके एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए। इनके जो अध्यक्ष थे इन्हीं के नाम पे इसे मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। फिर टॉपिक है आयोग के जांच के विषय। आयोग के शब्दों में आयोग के जांच के विषय थे भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के सब पक्षों की जांच करना एवं उनके विषय पर रिपोर्ट देना और उनके पुनर्गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना। यानी माध्यमिक शिक्षा पे ये मेन पॉइंट करता है। आयोग के सुझाव एवं सिफारिशें। तो सबसे पहले बात करें तो माध्यमिक शिक्षा के दोष। आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। माध्यमिक शिक्षा एक पक्षीय है। यह छात्रों को केवल उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है। माध्यमिक शिक्षा नीरस, पुस्तकी, संकुचित एवं रूढ़िबद्ध है। अतः यह छात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं करती है, क्योंकि ये केवल एक ही एस्पेक्ट को देखती है, वह है जॉब का। माध्यमिक शिक्षा छात्रों में नैतिकता, सहयोग, अनुशासन एवं नेतृत्व के गुणों का विकास नहीं करती है। अतः यह उनको उत्तम नागरिक नहीं बनाती है। तो ये सारे इसमें डिफेक्ट थे। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम संकीर्ण है। अतः यह छात्रों को अपनी रुचियों एवं मनोवृत्तियों के अनुसार विषयों का चयन करने का अवसर नहीं देती है। यानी जो भी हम जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो हमको अपने सब्जेक्ट को चूज़ करने का ऑप्शन नहीं देती है। इस टाइम पे जो आयोग बना, इस टाइम पे जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें माध्यमिक शिक्षा छात्रों के चरित्र निर्माण के प्रति रंच मात्र भी ध्यान नहीं देती है। अतः यह उसमें अनुशासनहीनता की भावना उत्पन्न करती है, क्योंकि अगर बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि इनडिसिप्लिन होगा ही होगा। शिक्षण विधियाँ परंपरागत होने के कारण छात्रों को प्रभावित नहीं करती है और परीक्षा प्रणाली उनके ज्ञान की वास्तविक परीक्षा नहीं ले पाती। माध्यमिक शिक्षा का जीवन से कोई संबंध नहीं है। अतः यह छात्रों को व्यवहारिक जीवन का ज्ञान नहीं देती है। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, तो आखिर इसके क्या
उद्देश्य थे। आयोग ने भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं। नंबर 1 है व्यावसायिक कुशलता में उन्नति। माध्यमिक शिक्षा का पहला उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना होना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए। इन विषयों की शिक्षा से छात्रों और देश दोनों का हित होगा। छात्र अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात किसी व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से ग्रहण कर सकेंगे, अतः उनको नौकरी खोजने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि व्यावसायिक कुशलता छात्रों के अंदर आ जाए, इसकी सबसे ज़्यादा कोशिश इन लोगों ने की थी। नेतृत्व का विकास। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व ग्रहण करने की क्षमता का विकास होना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा का आयोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे छात्र सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, व्यावसायिक, राजनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्व का दायित्व ग्रहण कर सकें। तो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट को लीडरशिप सिखाना भी पढ़ाई का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसमें कि बच्चे जो हैं वो लीडर, खुद को एक लीडर के रूप में अपने आप को पहचान सके, और चाहे उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक या औद्योगिक कहीं भी अगर उन्हें जाना पड़े तो वहाँ पे एक लीडर की तरह वो काम करे, और तभी वो अपने काम में सफल भी हो पाएंगे। जनतंत्रीय नागरिकता का विकास। माध्यमिक शिक्षा का तीसरा उद्देश्य छात्रों में जनतंत्रीय नागरिकता का विकास करना होना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे छात्रों में अनुशासन, देश प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता, स्पष्ट विचार आदि गुणों का विकास हो। इन गुणों से संपन्न होकर छात्र इस देश के योग्य नागरिक बनेंगे तथा भारत में धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की स्थापना के में योग देंगे। इसी गणतंत्र की स्थापना करना भारत का उद्देश्य है। व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। माध्यमिक शिक्षा का चौथा और अंतिम उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे छात्रों का साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक विकास हो। इस विकास के फलस्वरूप छात्र अपनी सांस्कृतिक विरासत के महत्व को समझ सकेंगे और उसकी वृद्धि में योग दे सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठित रूप। तो कहता है कि आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संगठन को देश की नवीन परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त बताकर उसे पुनर्संगठन पर बल दिया। इस संबंध में उसने निम्नांकित सुझाव दिए हैं। तो उसने क्या क्या सुझाव दिए हैं? माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए। सबसे पहला सुझाव यही था। माध्यमिक शिक्षा की अवधि निम्नांकित 2 स्तरों में विभक्त की जानी चाहिए। पहला है 3 वर्ष या मिडिल या जूनियर माध्यमिक या सीनियर बेसिक स्तर। तो पहला है 3 वर्ष में विभाजित होनी चाहिए फर्स्ट जो एजुकेशन है। दूसरा 4 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक स्तर में इसको डिवाइड करना चाहिए। और थर्ड है डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष कर दी जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 वर्ष तक की अवस्था के बालकों एवं बालिकाओं के लिए होनी चाहिए। वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षाओं को भंग कर दिया जाना चाहिए। उनकी 11वीं कक्षा को हाई स्कूल से और 12वीं कक्षा को कॉलेजों से संबद्ध कर देना चाहिए। तो इस तरह की इन्होंने आयोग ने जानकारी दी थी। ग्रामीण स्कूलों में कृषि शिक्षा की सुविधाओं के लिए में विस्तार किया जाना चाहिए। अतः इन स्कूलों में उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर, पशुपालन एवं कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। इन स्कूलों में पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया जाना चाहिए ताकि छात्र अपने विभिन्न उद्देश्यों, रुचियों और योग्यताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सकें। तो दोस्तों आपको यहाँ तक तो समझ आ ही रहा होगा। औद्योगिक क्षेत्रों में टेक्निकल स्कूलों की बहुत बड़ी संख्या में स्थापना की जानी चाहिए। तो आयोग ने ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ों पे और प्रोफेशनल एजुकेशन पे जोर दिया है। सब बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को गृह विज्ञान के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। बड़े नगरों में औद्योगिक संस्थानों का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर यह कहता है कि भाषाओं का अध्ययन। आयोग ने मुख्यतः 3 भाषाओं के स्थान एवं अध्ययन के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं। हिंदी का स्थान। आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि
हिंदी को विद्यालय स्तर पर अध्ययन का अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। अंग्रेजी का स्थान। आयोग का कथन है कि अंग्रेजी लगभग सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन का अनिवार्य विषय है। आयोग का मत है कि भविष्य में भी अंग्रेजी को इसी स्थान पर रखा जाना चाहिए। इस संबंध में आयोग ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। अंग्रेजी भारत के शिक्षित वर्गों की अत्यंत लोकप्रिय भाषा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो स्थिति है वह अंग्रेजी के अध्ययन का परिणाम है। इसीलिए आयोग कहता है कि अंग्रेजी भाषा जैसे चल रही है उसे भविष्य में भी वैसे ही यूज़ किया जाए। संस्कृत का स्थान। आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत को स्थान दिए जाने के पक्ष में अनेक अकाट्य तर्क दिए हैं। नंबर 1 आयोग कहता है संस्कृत के बारे में, संस्कृत ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टियों से व्यक्तियों को सदैव अपनी ओर आकर्षित किया है, अतः इसकी उपेक्षा करना विवेक का प्रमाण नहीं है। संस्कृत भाषा की अधिकांश भाषाओं की जननी है, अतः इसका ज्ञान अनिवार्य है। संस्कृत का अध्ययन करके ही भारत के प्राचीन ग्रंथों में विद्यमान ज्ञान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, अतः इसके अध्ययन को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। तो संस्कृत के यूज़ पे भी ये इतना ही बल देते हैं। फिर कैरिकुलम की बात की जाए तो आयोग ने पाठ्यक्रम के दोषों का निवारण करने के विचार से निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। तो कैरिकुलम के बारे में आयोग कहता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के विषयों का एक दूसरे से एवं जीवन से प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए, जो बात पहले राधाकृष्णन आयोग भी करता था। पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता एवं लचीलापन होना चाहिए ताकि यह छात्रों की विभिन्न रुचियों एवं आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। पाठ्यक्रम का सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए और छात्रों को इस जीवन की महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में लाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के विषय, तो आखिर क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए हमारे कैरिकुलम में। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि को जिन 2 स्तरों में विभाजित किया है उनके पाठ्यक्रमों में निम्नांकित विषयों को स्थान दिया है। तो मिडिल लेवल पर अगर बात की जाए तो इन 3 प्रकार के स्कूलों के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। भाषाएं उसमें होनी चाहिए, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला एवं संगीत, शिल्प और शारीरिक शिक्षा की बात आयोग करता है। हायर सेकेंडरी स्कूल आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि माध्यमिक शिक्षा के उच्चतर स्तर पर पाठ्यक्रम के विषयों का विभिन्नीकरण किया जाना चाहिए ताकि वे छात्रों की अभिरुचियों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस उद्देश्य से आयोग ने पाठ्यक्रम के विषयों का 2 भागों में विभाजन किया है, आंतरिक विषय और वैकल्पिक विषय, यानी कोर सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। आंतरिक विषयों का अध्ययन सब छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। वैकल्पिक विषयों के 7 समूह होंगे जिसमें से छात्रों को किसी एक समूह के विषयों का अध्ययन करना होगा। इन्हीं विषयों में पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया गया है। आयोग के अनुसार आंतरिक एवं वैकल्पिक विषय इस प्रकार है। आंतरिक विषय की अगर बात की जाए तो इसमें सभी बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य है और यह इस प्रकार है। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट उन्होंने दिए थे कोर सब्जेक्ट में? मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा। निम्नलिखित में से चुनी जाने वाली कोई एक और भाषा। हिंदी उन छात्रों के लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। प्रारंभिक अंग्रेजी उन छात्रों के लिए जिन्होंने जूनियर माध्यमिक स्तर पर इसका अध्ययन नहीं किया है। हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, एक शास्त्रीय भाषा। उच्च अंग्रेजी उन छात्रों के लिए जिन्होंने जूनियर माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी का अध्ययन किया है। अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक विदेशी भाषा। गणित और सामान्य विज्ञान, इन विषयों की शिक्षा केवल प्रथम 2 वर्षों तक दी जाएगी। और सामाजिक अध्ययन की बात करें तो अध्ययन के इन विषयों की शिक्षा केवल प्रथम 2 वर्ष तक दी जाएगी। निम्नलिखित में से चुना जाने वाला कोई एक शिल्प, कताई और बुनाई, दर्जे का काम, मॉडल बनाना, कसीदा एवं क्रोशिया का काम, धातु का काम, लकड़ी का काम, मुद्रण का काम, उद्यान विज्ञान और वर्कशॉप अभ्यास। तो इनमें से कोई एक शिल्प बच्चों को खुद के लिए चुनना है। वैकल्पिक विषय की अगर बात की जाए तो पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण वैकल्पिक विषयों में होगा। वैकल्पिक विषयों के निम्नलिखित 7 समूह होंगे।
छात्र को किसी एक समूह से के 3 विषयों का अध्ययन करना होगा। समूह 1 जो कि मानव विज्ञान के लिए है, फिर दूसरा विज्ञान के लिए है, उसमें ये सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। तीसरा जो समूह है वह है प्राविधिक यानी टेक्निकल का, फिर वाणिज्यिक जो कि कॉमर्शियल का, आपको पता ही है स्कूल में कैसे सिस्टम होता है, फिर एग्रीकल्चर का, ललित कलाएं और गृह विज्ञान। तो ये सारे जो 7 समूह बनाए गए थे आयोग के द्वारा। पाठ्य पुस्तकें, आयोग ने पाठ्य पुस्तकों में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। एक विषय में एक पाठ्य पुस्तक निर्धारित करने के बजाय पाठ्य पुस्तकों की पर्याप्त संख्या निश्चित कर दी जानी चाहिए। विद्यालयों को इन पाठ्य पुस्तकों में से किसी एक को चुनने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति हाई पावर टेक्स्ट बुक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। शिक्षण की प्रायोगिक विधियाँ, आयोग के विचारानुसार माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियाँ नीरस एवं निर्जीव हैं, अतः उनके स्थान पर प्रायोगिक अथवा सक्रिय एवं स्फूर्तिपूर्ण शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आयोग ने इन विधियों का निम्नलिखित प्रकार से स्पष्टीकरण किया है। शिक्षण में मौलिक बातों और कंठस्थ करने के कार्य का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, अतः इन पर बल न देकर शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह उद्देश्यपूर्ण, वास्तविक और सार्वप्रायिक हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण विधियों में क्रिया विधि यानी एक्टिविटी मेथड एवं योजना विधि प्रोजेक्ट मेथड को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। शिक्षण विधियों का उद्देश्य छात्र को केवल कुशलतापूर्वक ज्ञान प्रदान करना नहीं होना चाहिए, वरन उनमें उचित मूल्यों, उचित दृष्टिकोणों एवं कार्य करने की उचित आदतों का निर्माण करना भी होना चाहिए। प्रायोगिक शिक्षण विधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयोगात्मक एवं प्रदर्शनात्मक विद्यालयों की विभिन्न स्थानों पर स्थापना की जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो आयोग का विचार है कि चरित्र के निर्माण में धार्मिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः उसने धार्मिक शिक्षा के विषय में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। धार्मिक शिक्षा विद्यालय के शिक्षण के समय से पहले या बाद में दी जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में दी जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा छात्रों के अभिभावक की अनुमति प्रदान करने के बाद ही दी जानी चाहिए। निर्देशन और परामर्श यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आखिर स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कैसे की जानी चाहिए। आयोग ने उच्चतम माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया है, जिससे छात्रों को अपनी रुचियों के अनुसार विषयों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो। किंतु अनुभवहीन बालक विधियों का चयन करने में गलती कर सकते हैं, अतः उनको निर्देशन और परामर्श दिए जाने की आवश्यकता है। अपनी इस धारणा के आधार पर आयोग ने निर्देशन तथा परामर्श के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। विद्यालयों में निर्देशन अधिकारियों, गाइडेंस ऑफिसर और जीविकोपार्जन शिक्षकों यानी कैरियर मास्टर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए। छात्रों को व्यवसायों के विषय में सूचना देने के लिए विद्यालयों में समय समय पर जीविकोपार्जन सम्मेलनों, कैरियर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना चाहिए। चरित्र निर्माण की शिक्षा, आयोग ने चरित्र निर्माण की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया है और इसके विषय में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। छात्रों में उत्तम अनुशासन की भावना का विकास करने के लिए उनमें और शिक्षकों में घनिष्ठ संबंध स्थापित किए जाने चाहिए, क्योंकि जैसे उनके बीच इंटरेक्शन होगा तभी जाके वो एक अच्छे अनुशासन में रहेंगे। विद्यालयों में अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, यानी पढ़ाई के अलावा भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। सब विद्यालयों में एनसीसी, फर्स्ट एड, स्काउटिंग, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एवं जूनियर रेड क्रॉस की व्यवस्था की जानी चाहिए। विद्यालय विस्तृत समाज के अंदर लघु समाज है, अतः जिन मूल्यों और दृष्टिकोणों का राष्ट्रीय जीवन के लिए महत्व है उनके विद्यालय जीवन में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। विद्यालयों में स्वशासन प्रणाली यानी सेल्फ गवर्नमेंट को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। 17 वर्ष से कम आयु के छात्रों को राजनीतिक कार्यों में पृथक रखने के लिए सरकार द्वारा कानून बना दिया जाना चाहिए। छात्रों का शारीरिक कल्याण,
आयोग का मत है कि छात्रों के शारीरिक कल्याण के प्रति विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वे भावी नागरिक हैं। स्वस्थ नागरिक ही अपने देश का कल्याण कर सकते हैं। इस विचार से प्रेरित होकर आयोग ने छात्रों के शारीरिक कल्याण के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। तो देखते हैं कि आखिर आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए। सब विद्यालयों के सब छात्रों की एक वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षा अवश्य की जानी चाहिए। छात्रावासों एवं सावास विद्यालयों रेजिडेंशियल स्कूल्स में विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक तथा संतुलन भोजन का प्रबंध किया जाना चाहिए। सब राज्यों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा, स्कूल मेडिकल सर्विस की सुसंगठित योजना क्रियान्वित की जानी चाहिए। रोगी छात्रों एवं छात्राओं का विद्यालय स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मुफ्त उपचार किया जाना चाहिए। परीक्षा तथा मूल्यांकन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस आयोग का, परीक्षा तथा मूल्यांकन, आखिर कैसे एग्जामिनेशन हो और कैसे एवोल्यूशन हो छात्रों का। तो आइए पढ़ते हैं आयोग ने इसके बारे में क्या कहा है। आयोग की धारणा है कि प्रचलित परीक्षा प्रणाली छात्रों के वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन करने में असमर्थ है, अतः आयोग ने अधोलिखित सुझाव द्वारा एक नवीन परीक्षा प्रणाली की रूपरेखा प्रदर्शित की है। माध्यमिक शिक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त करने के पश्चात केवल एक सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। बाहरी परीक्षाओं यानी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की संख्या में कमी की जानी चाहिए। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न निबंधात्मक ढंग यानी ऐसे टाइप न होकर वस्तुनिष्ठ प्रकार होनी चाहिए, यानी MCQ क्वेश्चन की बात यह आयोग करता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ताकि परीक्षाओं के आत्मगत तत्व यानी सब्जेक्टिव एलिमेंट्स का अंत किया जा सके। तो MCQ क्वेश्चंस में आनी चाहिए, ऐसे इसने यह आयोग बात करता है। बाहरी एवं आंतरिक परीक्षाओं का मूल्यांकन अंकों में न किया जाकर प्रतीकों सिंबल्स में किया जाना चाहिए, यानी ग्रेड में किया जाना चाहिए। इसके बारे में भी यह आयोग बात करता है। छात्रों के कार्य का अंतिम मूल्यांकन करते समय अग्रलिखित का उचित महत्व दिया जाना चाहिए। आंतरिक परीक्षाएं, इंटरनल एग्जामिनेशन, नियतकालीन परीक्षाएं यानी पीरियोडिकल टेस्ट एवं विद्यालय अभिलेख, स्कूल रिकॉर्ड्स। अध्यापकों की स्थिति में सुधार। आयोग का कथन है कि अध्यापकों की स्थिति, वेतन एवं कार्य करने की दशाएं बहुत ही असंतोषजनक हैं। इस बात को ध्यान में रखकर आयोग ने उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक मूल्यांकन सुझाव दिए हैं। तो फर्स्ट बात करता है कि अध्यापकों को उचित वेतन नहीं मिलता है, अतः विशिष्ट समितियों की नियुक्ति करके उनमें यह सुझाव मांगा जाना चाहिए कि वर्तमान स्थिति में उनका वेतन कितना होना चाहिए। अध्यापकों की विशेष कठिनाइयों का समाधान करने और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए निर्णायक मंडल की नियुक्ति की जानी चाहिए। देश के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के चुनाव एवं नियुक्ति की विधि समान होनी चाहिए। अध्यापकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, उनके लिए विद्यालयों के समीप निवास स्थान, उनको स्वास्थ्यवर्धक स्थानों एवं शिक्षा के सम्मेलनों में जाने के लिए अवकाश एवं यात्रा के किराए में कमी और चिकित्सालयों में मुफ्त चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए। सब अध्यापकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना, ट्रिपल बेनिफिट स्कीम आरंभ की जानी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत उनको पेंशन, जीवन बीमा एवं प्रोविडेंट फंड की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षण, आखिर टीचर ट्रेनिंग कैसे हो। आयोग का विश्वास है कि माध्यमिक शिक्षा की जिस नवीन संरचना को वह भारत में देखने का अभिलाषी है, उसके लिए विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता है। भारत की तत्कालीन प्रशिक्षण संस्थाएं अपने सीमित दृष्टिकोण के कारण इस प्रकार के शिक्षकों का निर्माण करने में सफल नहीं हो सकती है। अतः आयोग ने अध्यापन प्रशिक्षण के संबंध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं। प्रशिक्षण संस्थाएं दो प्रकार की होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए इसके प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए। स्नातकों के लिए इनके प्रशिक्षण की अवधि अभी 1 वर्ष होनी चाहिए, पर कुछ समय के पश्चात 2 वर्ष कर दी जानी चाहिए। यह आयोग बात करता है। छात्र अध्यापकों को एक या एक से अधिक अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण काल में छात्र अध्यापकों का प्रशिक्षण संस्थाओं से संबद्ध छात्रावासों में रहना अनिवार्य होना चाहिए और उनके लिए सामाजिक जीवन में से
संबंधित क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में आयोग बात करता है। प्रथम प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाएं एक बोर्ड के अधीन होनी चाहिए, जिसका निर्माण इसी उद्देश्य से किया जाना चाहिए। स्नातकों की प्रशिक्षण संस्थाएं विश्वविद्यालय के अधीन और उन्हीं से संबंधित होनी चाहिए। ट्रेनिंग कॉलेजों में शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण अंगों के संबंध में अनुसंधान किया जाना चाहिए। इस कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेजों के अधीन एक प्रदर्शनात्मक विद्यालय यानी डेमोस्ट्रेशन स्कूल होना चाहिए। तो स्टूडेंट, आपको हर एक पॉइंट समझ में आ ही रहा होगा, जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अध्यापिकाओं के अभाव को दूर करने के लिए विशिष्ट अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम स्पेशल पार्ट टाइम ट्रेनिंग कोर्सेस की योजना क्रियान्वित की जानी चाहिए। प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और उनको राज्य द्वारा शिष्यवृत्तियों के रूप में पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। जो अप्रशिक्षित शिक्षक विद्यालयों में काम कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाना चाहिए। एमएड कक्षाओं में उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जो प्रशिक्षित स्नातक हों और किसी विद्यालय में कम से कम 3 वर्ष तक शिक्षण का कार्य कर चुके हों। ट्रेनिंग कॉलेजों अर्थात स्नातकों की प्रशिक्षण संस्थाओं में निम्नलिखित की व्यवस्था की जानी चाहिए: अभिनवन पाठ्यक्रम, लघु गहन पाठ्यक्रम एवं कार्यशाला में व्यवहारिक प्रशिक्षण। ट्रेनिंग कॉलेजों के अध्यापकों, माध्यमिक स्कूलों के कुछ प्रधानाध्यापकों एवं विद्यालय निरीक्षकों में समय समय पर प्रशिक्षण के संबंध में विचार विनिमय होना चाहिए। तो स्टूडेंट, इन सब की बात यह आयोग करता है, जिसके आपने मेन पॉइंट देख लिए हैं। अगर इनमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो सन हो या आयोग ने किसके ऊपर इम्पोर्टेंट कदम उठाया है, ऐसी चीज़ों के ऊपर। और इससे पहले वाले वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। सभी आयोग को पढ़ने के बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें सभी आयोग का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।